आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल यानी पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंतर्गत जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है, सैद्धांतिक विश्लेषण होता है। सैद्धांतिक विश्लेषण के अंतर्गत पोर्टफोलियो एनालिसिस में सैद्धांतिक विश्लेषण यानी फंडामेंटल एनालिसिस फ्रेमवर्क जो होता है, ये हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि सैद्धांतिक विश्लेषण ढांचा जो होता है, इसमें दो विधियों का प्रयोग होता है। एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो दूसरा जो होता है आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच जो होता है ये ऊपर से नीचे वाली विधि होती है, जिसमें पहले अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है, फिर उद्योग जगत का और फिर उस कंपनी का विश्लेषण होता है। और बॉटम अप अप्रोच जो होता है, जो उसकी दूसरी विधि है सैद्धांतिक विश्लेषण ढांचे की, इसमें नीचे से ऊपर वाली विधि के अंतर्गत पहले कंपनी का विश्लेषण होता है, फिर उद्योग जगत का और फिर अर्थव्यवस्था का विश्लेषण होता है, जिसमें कि एक विनियोगकर्ता अपना जो विनियोग है किन प्रतिभूतियों में करे, ठीक है, यानी उसका जो इन्वेस्टमेंट है विभिन्न प्रकार के जो सिक्योरिटीज़ में उसको करना होता है, तो उसके लिए वो टॉप डाउन अप्रोच या फिर बॉटम अप अप्रोच, इन दोनों में से किसी भी विधि को अपनाता है। अब चूँकि इन दोनों विधियों में दो चीज़ें कॉमन थी, जिसको हमने बात की थी, जिस पे हमने उद्योग जगत की इकोनॉमी के बारे में यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, उद्योग जगत के बारे में और कंपनी के बारे में। तो ये जो सैद्धांतिक विश्लेषण ढांचा है, सैद्धांतिक विश्लेषण ढांचे में जिन दो विधियों को अपनाया गया है, इन्हीं विधियों में आर्थिक विश्लेषण, औद्योगिक विश्लेषण और कंपनी के विश्लेषण के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो इसमें हमने बात की थी इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में, ठीक है, आर्थिक विश्लेषण के बारे में। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच यानी फंडामेंटल विश्लेषण जो होता है, इस फंडामेंटल एनालिसिस जो फ्रेमवर्क होता है, इस फंडामेंटल एनालिसिस फ्रेमवर्क में चाहे टॉप डाउन अप्रोच हो चाहे बॉटम अप्रोच हो, अप अप्रोच हो, इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस यानी आर्थिक विश्लेषण जब किया जाता है एक विनियोक्ता के द्वारा, तो कुछ ऐसी आर्थिक ताकतें होती हैं जो उसके पोर्टफोलियो को प्रभावित करती हैं, तो इन पे उसको ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहला होता है जनसंख्या। जनसंख्या किस प्रकार से पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती है? तो देखिए, भारत एक बहुल जनसंख्या वाला देश है, इसीलिए श्रम प्रधान उद्योगों की यहाँ पे बहुलता है। तो ऐसे में यदि एक विनियोगकर्ता श्रम प्रधान उद्योगों में अपने पैसे को लगाता है, यानी श्रम प्रधान उद्योग जो होते हैं उसमें यदि उसके पोर्टफोलियो में यदि अपना पैसा निवेश करता है, तो उससे उसके रिटर्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस तरीके से जो जनसंख्या है ये आर्थिक ताकतों में से एक है जो आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका, ये है कृषि। तो कृषि, भारत एक मौसम प्रधान कृषि प्रधान देश होता है, इसलिए मानसून यहाँ पे यदि अच्छे टाइम पे आती है तो कृषि के पैदावार अच्छे होते हैं। मानसून यदि ख़राब होती है, देर से आती है, तो कृषि के पैदावार कम होते हैं। तो ऐसे में जो मार्केट होता है यानी स्टॉक मार्केट होता है, वो काफ़ी प्रभावित होता है। इसीलिए कृषि किस प्रकार की है देश की, मौसम किस प्रकार का है, मानसून किस प्रकार का है, इन चीज़ों को भी उसे ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़ तकनीकी विकास के संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, खास करके सूचना एवं तकनीकी पे आधारित उद्योग हैं, फार्मा उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित कार्य होते रहते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो उद्योग धंधे होते हैं, इनको भी ये भी जो होते हैं हमारे पोर्टफोलियो को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के हैं, भारत में प्राकृतिक संपदाओं की चूँकि बहुलता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त जो
वैकल्पिक संसाधन होते हैं उनको भी प्रयोग में, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जो वैकल्पिक तरीके होते हैं उनको भी अपनाया जाता है, जिसमें कि सोलर पावर हो गया। तो सोलर पावर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो सोलर पावर से संबंधित जो भी पोर्टफोलियोज़ वगैरह होती हैं, उस तरह की जो कंपनियां होती हैं, उसमें आप अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट उस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स को आप ले सकते हैं, तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसी तरीके से जो वर्तमान में ये सरकार है, सरकार का रवैया उद्योग जगत के प्रति किस प्रकार का है। जैसे वर्तमान सरकार के बारे में हमने बताया कि वर्तमान सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों, किसी भी कंपनी को उद्योग धंधे स्थापित, किसी भी व्यक्ति को उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए उसने इंडस्ट्रियल पार्क को भी स्थापित किया है, औद्योगिक पार्क को भी स्थापित किया है, और वहाँ पे सरकार के माध्यम से जो भी सुविधाएं उपलब्ध, बुनियादी सुविधाएं एक उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं, वो कराई जा रही हैं। इस तरीके से सरकार का रवैया उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए काफ़ी अनुकूल है इस समय। तो इस तरीके से जो आर्थिक ताकतें हैं उसमें सरकार का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यावसायिक दशाएं किस प्रकार की हैं इस समय वर्तमान में, ये भी एक पोर्टफोलियो को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक स्थिरता है या नहीं है, तो वर्तमान सरकार की राजनीतिक स्थिरता अच्छी है। यही कारण है कि उद्योगपतियों के द्वारा नए नए उद्योग इस समय वर्तमान में स्थापित हर जगह किए जा रहे हैं। और तो और जो विदेशी उद्योगपति हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। तो इस तरीके से जो आर्थिक विश्लेषण होता है, इस आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत जो इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं ये आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित करती हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए, आर्थिक विश्लेषण इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत फोरकास्टिंग जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यानी आर्थिक पूर्वानुमान। ये एक इन्वेस्टर को ज़रूर ध्यान में रखना होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आर्थिक पूर्वानुमान क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसके माध्यम से एक विनियोगकर्ता विनियोग द्वारा जो भावी प्रत्याय होता है उसके बारे में पूर्वानुमान लगा लेता है। आर्थिक पूर्वानुमान क्या होता है? ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसके माध्यम से एक विनियोगकर्ता अपने विनियोग से उसको क्या रिटर्न मिलने वाला है इसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है। तो अब इस संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण पूर्वानुमान तकनीकों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि एक है आपका सर्वेक्षण विधि। ये सर्वेक्षण विधि है। तो सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? सर्वेक्षण दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका जो सर्वेक्षण ये व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, दूसरा प्रश्नावली मेथड होता है। व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित सर्वेक्षण के अंतर्गत जो सर्वेक्षण करता होता है, सर्वे करने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों से संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद उनसे जो उनकी जो भावनाएं उसको समझता है, उनसे जो तथ्य उनके माध्यम से प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करता है और फिर विनियोग के संबंध में अपनी भावनाएं प्रकट करता है। प्रश्नावली मेथड में क्या होता है? सर्वेक्षण करता है, प्रश्नावली तैयार करके व्यक्तिगत रूप से या तो संपर्क करता है लोगों से या फिर डाक के द्वारा उस प्रश्नावली को उन तक भेजता है। अब प्रश्नावली के माध्यम से उन आंकड़ों को इकट्ठा करता है। अब उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद में सैंपलिंग के मेथड को अपनाया जाता है। सैंपलिंग के मेथड में कुछ आंकड़ों को प्रयोग में ला करके और फिर सांख्यिकीय विधियों के द्वारा उसकी एनालिसिस की जाती है। इस तरीके से एक जो क्या कहते हैं, एक जो आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होता है, यानी आर्थिक जो पूर्वानुमान होता है, वो अपने उस परिणाम तक पहुंचता है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है, इसकी कमियां क्या होती है? चूँकि ये व्यक्तिगत भावनाओं पे आधारित होता है, सर्वेक्षण जो होता है ये व्यक्तिगत भावनाओं पे आधारित होता है, तो इसी तरीके से परिस्थितियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भावनाओं में भी विकृति पैदा हो जाती है, यानी उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। इसमें यही कमियां हैं सर्वेक्षण में। अब नेक्स्ट जो तरीका होता है पूर्वानुमान का वो है मार्गदर्शक सूचक विधि। मार्गदर्शक सूचक विधि
के अंतर्गत जिन सूचकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक तरह से तापमापक सूचक यंत्र भी कहते हैं। तापमापक यंत्र बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है या ज़्यादा है, इन चीज़ों को बताता है। तो इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में तेज़ी और मंदी के बारे में ये जो मार्गदर्शक सूचक होते हैं ये बताते हैं आपको। ये मार्गदर्शक सूचक आपको इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की मंदी और तेज़ी के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से ये जो मार्गदर्शक सूचक होते हैं, इनके लिए 3 इंडिकेटर्स, 3 सूचकों को प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है आपका लीड इंडिकेटर, दूसरा होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर और दूसरा होता है लॉगिंग इंडिकेटर। देखिए, लीड इंडिकेटर जो होता है ये मंदी और तेज़ी के पहले की ही सूचनाएं दे देता है। ठीक है, व्यापार चक्र के जो स्थितियां होने वाली हैं उसमें निम्नतम और उच्चतम बिंदुओं पर ये पहले ही सूचक पहुंच जाता है। और जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर जो होता है ये साथ साथ अर्थव्यवस्था के अनुरूप चलता है, जैसे अर्थव्यवस्था चलती है। और तीसरा जो सूचक है ये पीछे पीछे चलता है। अर्थव्यवस्था में मंदी और तेज़ी का जो चक्र चलता है उसके ये पीछे पीछे, यानी इससे जो प्राप्त होने वाली सूचनाएं होती हैं वो उपयुक्त उतनी नहीं हो पाती क्योंकि सूचनाएं बाद में मिलती हैं इससे। चलिए, अब हम चलते हैं विस्तार सूचकांक के बारे में। ठीक है, ये विस्तार सूचकांक क्या होता है? डिफ्यूज़न इंडेक्स कि जो ये तीनों सूचक होते हैं इन्हीं का विस्तृत रूप होता है, यानी इन तीनों को मिला करके जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं और उनका जो जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है, उसी सांख्यिकीय विश्लेषण को विस्तार सूचकांक कहा जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल जो होता है आर्थिक पूर्वानुमान लगाने में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, ये है चौथा, जो आर्थिक पूर्वानुमान के संदर्भ में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये है इकोनॉमिक मॉडल निर्माण। इकोनॉमिक मॉडल निर्माण के बारे में, आर्थिक मॉडल निर्माण के बारे में क्या होता है कि इसमें जिस मॉडल का प्रयोग किया जाता है ये मॉडल अंकगणितीय और सांख्यिकीय तकनीकी पे आधारित होता है। ठीक है, आर्थिक मॉडल निर्माण जो होता है इसमें आर्थिक विश्लेषण के लिए जिस सिद्धांत को अपनाया जाता है, इस सिद्धांत में अंकगणितीय और सांख्यिकीय तकनीकी को अपनाया जाता है। अब यह मॉडल जो होता है यह अर्थव्यवस्था पर लागू होता है सफलतापूर्वक उसी अर्थव्यवस्था पर जो कंप्यूटर पे आधारित होते हैं। अब भारत जैसे देश में तो समस्याएं तो आएंगी ही। देखिए, ये अल्पकालीन पूर्वानुमान लगाता है। अमेरिका जैसे देशों में 5 साल या 10 साल का एक चक्र होता है इकोनॉमी का, तो इसीलिए उन देशों के लिए ये उपयुक्त होता है। हमारे देशों में थोड़ी बहुत जटिलताएं हैं, इसीलिए इसमें समस्याएं आती हैं, फिर भी इसको भरसक प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक मॉडल निर्माण में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं क्या हैं आपकी? तो ये समस्याएं हैं कि पहले तो ये अल्पकालीन पूर्वानुमान से संबंधित होता है। इकोनॉमिक मॉडल निर्माण जो होता है ये अल्पकालिक पूर्वानुमान से संबंधित होता है। अल्पकाल से संबंधित सूचनाओं की ही एनालिसिस कंप्यूटर के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस मॉडल का यदि आप उपयोग करते हैं तो उससे जो आपको उसका विश्लेषण आप करेंगे और उससे जो परिणाम आएंगे उसमें देरी होगी, और इस देरी के चलते क्या होता है कि ये परिणाम अनुकूल, उनका उपयोग आप समय पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये इसके विश्लेषण और परिणाम जो होते हैं पुराने पड़ जाते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो है आपका, ये है अवसरवादी मॉडल। ये अवसरवादी मॉडल क्या होता है? तो इस अवसरवादी मॉडल में आपका इसे जीएनपी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जीएनपी मॉडल के नाम से यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो
भावी पूर्वानुमान होते हैं उसके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों को प्रयोग में लाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं उन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और उन आंकड़ों से प्राप्त जो तथ्य होते हैं उनको इस संदर्भ में जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जोड़ दिया जाता है। तो यह विधि जो होती है इस संदर्भ में काफ़ी उपयोगी होती है और आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए यह विधि काफ़ी प्रचलित है। चलिए, धन्यवाद।